जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में बात करने वाले हैं। आप जानते हैं हमने अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण की क्रमबद्ध कक्षाओं को प्रारंभ किया है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह। मगर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह। पहले मैं आपको चिन्ह दिखा देता हूं। सबसे पहले आप पहला नंबर का चिन्ह देखिए। अ वर्ण के ऊपर मैंने एक बिंदु लगाया हुआ है। ये चिन्ह कौन है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा वर्ण में देखें, इस वर्ण के पीछे मैंने एक चिन्ह लगाया हुआ है। ये बिंदी मैंने यहां लगाई हुई है। ये बिंदी जो है ये है कैसी, इसका नाम क्या है इस बिंदु का। तीसरे नंबर पे देखना आप, इन दो वर्णों के नीचे मैंने बिंदु लगाया हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि ये दो बिंदु जो है वो इनके नाम क्या है और इनका प्रयोग क्या है। और चौथे नंबर के जो वर्ण है आप देखेंगे क, ख, ग, ज, फ। मैंने इनकी खड़ी पाई के इधर इधर आगे की तरफ मैंने बिंदु लगाए हुए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके नाम क्या है और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलो शुरू करते हैं पहले वर्ण से कि अ के ऊपर जो मैंने बिंदु लगाया हुआ है ये क्या है और इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो शुरू करते हैं। इस वर्ण को हम कहेंगे, जो कि अ के ऊपर जो बिंदु लगाया हुआ है, आप इस वर्ण को आपने स्वरों में देखा होगा, इसे अयोगवाह में रखा हुआ था। और अयोगवाह में दो वर्ण आए थे, एक आया था ये स्वयं अंग और दूसरा आया था अह। तो हम अंग के बारे में बात कर रहे हैं, समझे जरा सा। अंग जो है, ये जो अक्षर है, ये जो बिंदु है, आप इसे कहेंगे अनुस्वार। आप इसे नाम देंगे अनुस्वार बिंदु। समझे जरा, आप इसे नाम देंगे अनुस्वार बिंदु। ये अनुस्वार बिंदु जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्वरों में प्रयोग होता है। ये अनुस्वार बिंदु केवल और केवल स्वरों में ही प्रयोग होता है, यानी इसका प्रयोग 11 स्वरों के ऊपर किया जाता है। नाम क्या बोला, अनुस्वार। कहां प्रयोग हो रहा है, 11 स्वरों के साथ प्रयोग हो रहा है। तो चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि अनुस्वार जो है वो केवल स्वरों के साथ प्रयोग कैसे होता है। देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा कंठ, तो ये कंठ को अगर मैं देखूं तो कई लोग सोचेंगे सर आपने क के ऊपर बिंदु लगाया हुआ है, तो ये तो क तो व्यंजन है। मैं आपको प्रूफ करता हूं। देखो कंठ को कैसे लिखेंगे, आधा क प्लस अ। असली में जो ये बिंदु अनुस्वार लगा हुआ है ये अ के ऊपर लगा हुआ है ना। प्रूफ हो गया ना। देखो आज दूसरे एक शब्द जैसे मैंने लिखा नंद। अभी नंद कैसा है, ये नौ है, आधा नौ, नौ को हम स्वर रहित कर देते हैं, तो नौ को अ। जैसे ही हम व्यंजन से स्वर हटा देंगे तो व्यंजन आधा हो जाएगा, तो ये स्वर रहित हो जाएगा। तो ये अ के ऊपर बिंदु लगा हुआ है। ये मैं आपको कैसे मैंने इस तरीके से किया, इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो स्वरों वाला जो चैप्टर है उसे देखना पड़ेगा। तो देखो इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया आपके सामने कि अनुस्वार जो ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या, अनुस्वार। ये अनुस्वार केवल और केवल स्वरों के साथ ही प्रयोग होगा। अच्छा, अब हमारा दूसरा बिंदु चिन्ह क्या है। हमारा दूसरा बिंदु चिन्ह है, उसका नाम ये है, ये देखें तो जरा, ये आप इसे अंगों कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं, अंगों कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा बिंदु चिन्ह है। अब देखें इस बिंदु चिन्ह को हम क्या नाम देते हैं, पहले तो इसे समझना पड़ेगा। आपने इस बिंदु चिन्ह को देखा था, आपने इस बिंदु चिन्ह को देखा क वर्ग के साथ। अच्छा, आपने क वर्ग के साथ इसे कहां देखा आपने क, ख, ग, घ और अंगों। आपने इसके साथ यहां इस बिंदु चिन्ह को देखा, थोड़ा ऊपर लगा लेते हैं, यहां पर इस बिंदु को देखा। तो ये बिंदु चिन्ह जो था, ये जो वर्ण था, इसके साथ जो बिंदु लगा हुआ है, इस बिंदु का नाम देखो, ये वैसे भी क वर्ग में 5 अक्षर में आता है, 1 2 3 4 5। इसलिए इस बिंदु को पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर बिंदु। तो सर इस बिंदु का नाम क्या है, मैंने आपको बताया, इस बिंदु का नाम है पंचमाक्षर बिंदु। पंचमाक्षर बिंदु, इस बिंदु का नाम है पंचमाक्षर बिंदु। सर इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूं। इसका प्रयोग जैसे हम शुद्ध रूप से, अगर मैं गंगा लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, अगर मैं शुद्ध रूप से गंगा लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, ये देखो, ये इस तरीके से मैं शुद्ध रूप से गंगा लिखूंगा। देखें तो जरा, मैं शुद्ध रूप से इस तरीके से गंगा लिखूंगा। अगर जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं पंख, कैसे लिखूंगा, तो मैं शुद्ध रूप से पंख कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा मैं पंख, अगर मुझे लिखना हो तो देखो ये गांव को जो है, अंगों को मैंने इस तरीके से यहाँ आधा दिखाया और ये ऊपर का बिंदु हमें हटाना पड़ेगा। तो ये पंख हमने लिख दिया है। तो ये बीच में एक शब्द आया। आजकल क्या हो रहा है,
कि इस शब्द के स्थान पर सिर्फ बिंदु लगा दे रहे हैं। जैसे मैं गंगा कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये देखें तो जरा, अब ये इसकी जगह पे बिंदु लगा रहे हैं आजकल हिंदी में, जबकि वो अशुद्ध होता, शुद्ध रूप से गंगा ऐसा लिखा जाएगा। ध्यान से सुने। दूसरा देखो तो जरा, दूसरा हमने पंख कैसे लिखा हुआ, पंख अब ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, जो कि अशुद्ध होता, शुद्ध रूप से पंख ऐसा लिखा जाता है, बीच में अंगों की मात्रा लगाई जाती है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। नाम क्या है, पंचमाक्षर। प्रयोग कैसा हो रहा है मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया आजकल हिंदी में हम सहूलियत के हिसाब से इसके स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं, जो कि अशुद्ध माना जाएगा। ध्यान से सुने, जो कि अशुद्ध माना जाएगा। तो यह है दूसरे नंबर का जो चिन्ह है, वो है पंचमाक्षर बिंदु। अब तीसरे नंबर के चिन्ह की बात करते हैं। तीसरे नंबर का जो चिन्ह है वो ये है, देखें, अब ये तीसरे नंबर का चिन्ह वो ये है। इन चिन्हों के नाम क्या है, इन चिन्हों के नाम है ताड़नजात चिन्ह। ताड़नजात चिन्ह, इनका कोई और नाम है, हाँ बिल्कुल, इस चिन्ह का और नाम है उत्क्षिप्त चिन्ह। इनका नाम है उत्क्षिप्त चिन्ह। ये दोनों का वर्ण। अच्छा देखें, वैसे अगर आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो ये साइड में हुए, वैसे मेंशन नहीं होते हैं, ये मेंशन नहीं होते हैं, ये ऐसे ये लिखे होते हैं असली में, ये मेंशन नहीं होते, ये दोनों चिन्ह नहीं लगे होते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इन दोनों को अलग से दिया हुआ है। वैसे मूल हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है, जो हमारी संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है, वो देवनागरी लिपि में ये दो ही वर्ण हैं, ये नीचे चिन्ह नहीं लगे हुए हैं। लेकिन हिंदी भाषा में आने पर ये दो चिन्ह लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत के बने हुए शब्द इन दोनों से बनेंगे, लेकिन जहां ताड़नजात चिन्ह आ जाएगा, जहां उत्क्षिप्त चिन्ह आ जाएंगे, तो वो शब्द हिंदी के हो जाएंगे। और आप जानते हैं हिंदी भाषा के शब्दों को हम तद्भव कहते हैं और संस्कृत भाषा के शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। इसका मतलब ताड़नजात चिन्ह से बने हुए शब्द हमेशा तद्भव होंगे, यानी हिंदी के होंगे, जबकि इन दो से बने हुए शब्द अधिकतर जो होंगे वो तत्सम होंगे। मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूं। जैसे एक शब्द पेपर में पूछा गया था, क्रीडा। क्रीडा, अब ये क्रीडा वर्ड जो है नीचे बिंदु नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये शब्द जो होगा, ये जो शब्द बनेगा ये तत्सम होगा, यानी संस्कृत का होगा। जबकि मैं यहीं पे षड्यंत्र लिख लेता हूं, षड्यंत्र लिख लेता हूं। अब ये शब्द के नीचे बिंदु आ गया है, ये ताड़नजात चिन्ह आ गया है, इसे आप ताड़नजात बिंदु बोलेंगे, तो इसलिए ये तद्भव होगा, यानी हिंदी भाषा का होगा। ये तत्सम है क्योंकि चिन्ह नहीं है, और चिन्ह लग गया, ये तद्भव होगा। मेरे बोलने का मतलब है इन दो चिन्हों का नाम ताड़नजात चिन्ह या उत्क्षिप्त चिन्ह है। सर उत्क्षिप्त क्यों बोला, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ ऊपर तालु को टच करते झटके के साथ नीचे आती है, इसलिए इस चिन्ह का नाम उत्क्षिप्त चिन्ह है। समझ में आई बात। तो मैंने आपको एक चिन्ह अनुस्वार बताया, दूसरा पंचमाक्षर बिंदु वाला बताया, और तीसरा मैंने आपको ये ताड़नजात चिन्हों के बारे में बताया। आपको बता दूं ये सामान्य वर्णमाला में प्रयोग नहीं होते हैं, मगर इनके कुछ और नाम भी हैं। इन दोनों वर्णों के नाम कुछ और में है, उसका नाम है द्विगुण व्यंजन। क्या नाम है, द्विगुण व्यंजन या द्विगुण वर्ण आप इसे कह सकते हैं। इनका द्विगुण क्यों है, दो गुण धारण करते हैं, एक बिंदु लगने से दूसरा गुण हो जाता है, बिंदु हटने से दूसरा गुण हो जाता है, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ताड़नजात चिन्ह कौन से होते हैं। चौथे नंबर के आज के जो चिन्ह हमारे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं ताड़नजात वर्णों से हिंदी में कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। इवन पंचमाक्षर बिंदु जो ये है अंगों, इससे भी हिंदी भाषा में कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा, यानी ये बीच में आ सकते हैं मगर प्रारंभ इनसे कोई भी वर्ण नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको जो है वो ताड़नजात चिन्ह बता दिया। अब चौथे नंबर का जो हमारा महत्वपूर्ण चिन्ह है वो है, देखें, क ख ग ज फ। आप देख रहे होंगे मैं हर इनकी जो खड़ी पाई है इसके आगे मैंने चिन्ह लगाए हुए हैं। सर इन चिन्हों को क्या कहते हैं, इन चिन्हों को, इन बिंदु चिन्हों को क्या कहते हैं, इन बिंदु चिन्हों का नाम है, इन बिंदु चिन्हों का नाम है नुक्ता। इन बिंदु चिन्हों का नाम है नुक्ता। असली में ये नुक्ता क्यों प्रयोग हुआ मैं आपको बता देता हूं, इसके पीछे की कहानी। इन्हें नुक्ता चिन्ह कहते हैं, समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, सर ये वर्ड मैंने हिंदी में भी देखे लेकिन मैंने नीचे बिंदु नहीं देखा। ध्यान से सुने, अब मैं इसके बारे में आपको प्रूफ करता हूं। देखो ये जो 1 2 3 4 5 वर्ण हैं, ये वर्ण सेम अरबी और फारसी में भी हैं। और आप जानते हैं अरबी और फारसी भाषा के कई ऐसे शब्द हैं जो आज हिंदी में भूले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि ये हिंदी भाषा के या अरबी के हैं या फारसी के हैं।
तो इस वजह से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, बहुत बड़े साहित्यकार जिनका नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने एक पहचान को सेपरेट करने के लिए जो अरबी भाषा के शब्द इन वर्णों से बनेंगे उनके नीचे नुक्ता लगाने की शुरुआत करी, जिससे कि हम उसे सेपरेट कर सकें, जिससे हम उसे अलग कर सकें कि हाँ ये अरबी या फारसी भाषा के शब्द हैं या फिर ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। मैं आपको एक प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखें, मैंने इनका नाम आपको बता दिया नुक्ता। मैंने कहा इनका नाम आप इन्हें आगत ध्वनियां भी कहते हैं। आगत का मतलब होता है विदेशी भाषा की ध्वनियां है। दूसरी चीज मैंने कहा इनसे बने हुए ये जो वर्ण है, ये वर्ण का प्रयोग हिंदी में भी होता है, इन 4-5 वर्णों का प्रयोग, और इनका प्रयोग अरबी फारसी में भी होता है। उनको सेपरेट करने के लिए क्या किया गया मैं आपको, जैसे उदाहरण है हमारे पास बाजार, एक शब्द है हमारे पास बाजार। आप बहुत कम लोग जानते होंगे ये बाजार जो है वो हमारी भाषा का शब्द नहीं है, ये बाजार फारसी भाषा का शब्द है। अब ये बाजार जो है हम नॉर्मली प्रयोग करते हैं, हमें नहीं पता कैसे, अब ये लिखा भी ऐसे जाता था। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क्या किया, जौ के नीचे, क्योंकि क ख ग ज फ, ये जौ के नीचे बिंदु लगा दिया। अब ये किस भाषा का शब्द, मैंने अभी बोला फारसी भाषा का शब्द है बाजार, इसके नीचे बिंदु लगा दिया। इस बिंदु के लगाने से हमें पता चल गया कि भैया ये या तो अरबी भाषा का होगा या तो फारसी का होगा। आप सोच रहे सर अब अरबी और फारसी एक साथ क्यों बोल रहे हैं? अरबी और फारसी को मैं एक साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक ही लिपि है इनकी, अरबी। बाद में भाषाएं अलग बनी लेकिन लिपि एक ही है, अरबी, मूल लिपि अरबी है। तो इस वजह से मैं एक साथ अरबी फारसी बोल रहा हूं। अभी देखिए बाजार जो शब्द मैंने लिखा, इनके नीचे मैंने बिंदु लगा दिया। देखें एक और शब्द में स्वयं जो फारसी शब्द है, देखें फारसी, हम कई बार हिंदी में फारसी शब्द बोलते हैं, तो फारसी के आगे, ये फ के आगे बिंदु लगा दिया जाता है। देखें ये मैंने आपको बिंदु लगा दिया, तो ये फारसी, स्वयं फारसी भाषा। मैं जैसे अरबी भाषा का शब्द बोल देता हूं मुसाफिर, देखें एक शब्द मैंने अरबी भाषा का बोला मुसाफिर। अभी देखो कई बार हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, हमें नहीं पता मुसाफिर दूसरी भाषा का शब्द है, लेकिन लिखते हुए या भाषा का ज्ञान होते हमें पता होना चाहिए हमारी भाषा का नहीं है। तो फ के नीचे हमने देखो आगे हमने एक बिंदु लगा दिया, ये हमें प्रूफ कर रहा है ये भैया अरबी भाषा का शब्द है। तो हम कैसे सेपरेट किए, फ से हमने इसको सेपरेट किया, यहां कैसे सेपरेट किया, जौ से हमने सेपरेट किया, यहां हमने कैसे सेपरेट किया, फ से हमने सेपरेट किया। तो इस वजह से जो है हमने जो है इनको जो नाम दिया, यानी राजा शिव प्रसाद सितारे ने इनको नाम दिया नुक्ता चिन्ह है। और आपको चिन्ह के बारे में पता चल गया होगा, इनका प्रयोग कहां होता है, क ख ग ज फ, इन 4 वर्णों में इनका प्रयोग होता है। और जो है ये जो नुक्ता चिन्ह है वो हिंदी को फारसी और अरबी भाषा से अलग करने के लिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इनका प्रयोग किया। हमने मुख्य रूप से 1 2 3 4 प्रकार के जो है वो बिंदु चिन्हों के बारे में बात करी। पहला चिन्ह हमने कहा अनुस्वार है, दूसरा हमने कहा पंचवाक्षर बिंदु है, तीसरा हमने कहा ताड़नजात चिन्ह है, और चौथा हमने जो चिन्ह बताया वो था नुक्ता चिन्ह। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजनों पर बात करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से हम हिंदी में व्यंजनों की शुरुआत करेंगे। तो अगेन आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।